हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लासेस तक हमने नीट 2021 का पेपर डिस्कस किया था, तो वो तो सीरीज़ पूरी हो गई। आप उसको ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए। इट इज़ इन 7 पार्ट्स और हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, आंसर्स वेरीफाई किए हैं और अपने नोट्स के साथ उसकी मैपिंग करके दिखाया है कि हमारे नोट्स कितने प्रिसाइज है। और ज़्यादातर क्वेश्चन, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसको हमने अपने नोट्स में डील नहीं किया है। यही नहीं, कम से कम 50 क्वेश्चन में मैं समझता हूँ 20 या 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली डेटा वाइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो नोट्स हमने दिए हैं। अब आज का टॉपिक जो सिलेक्ट करना था मेरे को, मैं सोच रहा था कि अभी तुरंत नीट के रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, लोग ड्रॉपर्स अपनी प्रिपरेशन में शुरू करने के लिए, तैयारी करने के लिए लग जाएंगे फिर से 2022 के लिए। और क्लास 11th के बच्चे भी मूव इन हुए हैं, 10th से 11th में गए हैं, अभी वो भी यूज़ टू हो रहे हैं, उनको भी गए हुए कुछ टाइम हो गया। तो टॉपिक कुछ ऐसा लें कि सबको बेनिफिट हो। अभी कुछ दिनों पहले रादर जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो एक टॉपिक हमने लिया था वेक्टर्स, और वेक्टर्स को मैंने डिटेल में पूरा पढ़ाया था। उसका वजह ये है कि देखिए, फ़िज़िक्स जो है ना, वो उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज मैथमेटिक्स होती है, और दो या कह लें 3 इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनके बिना फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी जा सकती। अगर उनकी नॉलेज आपको नहीं है तो यू कैन नॉट डू फिज़िक्स, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। वो हैं वेक्टर्स, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आउट ऑफ विच डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो वेक्टर्स तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, इवन कैलकुलस भी पढ़ाते हैं, दे ऑल्सो टीच कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस को अप्लाई करना, इसमें मुश्किल बच्चों को होती है, और काफ़ी समय तक उन्हें नहीं समझ में आता कि कहाँ डिफरेंशिएशन करे, कहाँ इंटीग्रेशन करे, कैसे अप्लाई करे कैलकुलस को यहाँ पे क्वेश्चन में, स्पेशली उन प्रॉब्लम्स में जिसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो होते हैं। तो ये सोच के आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो सबके इंटरेस्ट में है, बी इट 11th क्लास स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट और ड्रॉपर्स, एंड whether they are preparing for NEET or for JEE Main also, because they know calculus but they don't know how to apply it, many of them, उनको नहीं पता है कि कैलकुलस को यूज़ कैसे करें क्वेश्चन में। तो हमारा फोकस सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने पे नहीं होगा। आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट कि मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मात्र दे दूँ। मेरा फोकस इस सीरीज़ का होगा कि मैं किस तरह से आपको कैलकुलस को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा पाऊँ, ये मेरा फोकस होगा। तो इस बार भी मैं सीरीज़ लेके ही आया हूँ, और अगर आज वीडियो ख़त्म हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके 1-2 एपिसोड और आएंगे जिसमें हम इस टॉपिक को कंसिडर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा rather calculus and its applications in physics. So this is the topic we are considering. Okay, now इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कैलकुलस में इंटर नहीं कर रहा हूँ, पहले थोड़े
और इन्फॉर्मेशंस गैदर कीजिए। स्लोप ऑफ अ लाइन, बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ बच्चा अभी 10th क्लास से 11th में आया है और पहले दिन क्लास में बैठा है, ठीक है। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? तो स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है बताइए। स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब होता है tan थीटा यानी टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन from positive x-axis in anti-clockwise sense, ठीक है। किसी भी लाइन के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है उस एंगल का tan थीटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिफाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्व का स्लोप नहीं होता, लेकिन कर्व का स्लोप निकालने के लिए भी वहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है। सो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। नाउ एज यू सी दिस इज़ वाई एंड एक्स एक्सिस और मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया है और इस स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है यहाँ से थीटा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो स्लोप होगा जिसको कि हम m से दिखलाते हैं उसको मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इस स्लोप को लिखने के और भी बड़े सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट कहीं दिए हुए हैं, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है x2, y2 और एक पॉइंट दिया हुआ है कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए कोई बात नहीं, x1, y1, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक ट्रायंगल बना ले दें यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके और ऐसे लाइन ड्रॉ करके, है ना, तो ये जो साइड होगी आपकी ये होगी y2 माइनस y1 और नीचे वाली जो साइड होगी वो होगी x2 माइनस x1 और ये एंगल थीटा यहाँ भी होगा। तो इस tan थीटा को आप p बाई बी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस tan थीटा का जो अगला एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी आपको 2 पॉइंट पता हो तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैन बी फाउंड यूजिंग दैट। अच्छा, लाइन का एंगल अगर एक्यूट बनेगा, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। इफ थीटा इज एक्यूट स्लोप इज पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूस बनेगा, ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा, ऑब्ट्यूस माने सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री आप देखिएगा, वीडियो रेफ़र करिएगा, तो वहाँ बताया था कि ऑब्ट्यूस एंगल का tan थीटा कैसे निकाले, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो उसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखिए हमने यहाँ पे फिर से x और y एक्सिस बनाया है और हमने इस बार एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाली लाइन बनाई है। अब देखिए यहाँ थीटा ये है और मान लीजिए ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल अल्फ़ा है। तो यहाँ अगर आप स्लोप निकालते हैं, देखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और फार्मूला तो दोनों जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आप स्लोप को tan थीटा लिखेंगे तो कैसे कह सकते हैं भाई कि नेगेटिव आएगा? तो कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पाई माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं,
पाई माइनस अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको आप माइनस टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो जो लोग लेमैन हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं पिछली क्लास में, अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनता है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एक्यूट बनेगा, उसका आप टेन निकाल लीजिए, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और रहा सवाल जो पॉइंट वाला फार्मूला है, 2 पॉइंट फार्मूला, तो वो तो कहीं भी लगा सकते हैं आप। इस पे कहीं भी दो जगह कोई पॉइंट अगर आपको पता हो, देन सेम आंसर you can write for slope y2 minus y1 upon x2 minus x1. So I hope slope of a straight line is clear. Now if your line is parallel to x axis, so what I was telling was कि अगर आपका लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, सब कुछ ड्रॉ करके समझिए ढंग से। ओके, सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। नाउ आई एम सेइंग कि भाई ये मैंने लाइन यहाँ कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये लाइन भी मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। देखिए, if this is y axis, this is x axis, and your line is say parallel to x axis like this, it is oriented like this or like this. So in both cases what will happen? The slope of the line will become what? Tell me. 0. Correct? Slope of the line will become 0. Now say for example your line is parallel to y axis. Then what about the slope? If the line is parallel to y axis like this, then in that case what will be the slope? Clearly the slope is undefined. Somebody writes infinity, tan 90, undefined, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ठीक है। नाउ हाउ टू राइट स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन। बिफोर आई गेट इनटू स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन, आपको मैं ये बता दूं कि स्लोप निकालने के, देखिए यहाँ हमने दो मेथड किए हैं। इक्वेशन देख के भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ माइंड इट। अगर मैं कहता हूँ स्लोप फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कैसे निकालिएगा? आप लाइन को पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर दीजिए, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वह आपका स्लोप होगा। x का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी योर स्लोप। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द स्लोप। बट इन केस आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले लिखना पड़ेगा इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, ये एग्जांपल हमने लिया मान लीजिए। तो इसमें y को आप सेपरेट करो पहले, तो आप क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे 4y इक्वल टू 3x माइनस 12, नहीं, और इससे आप y कितना लिखोगे? y लिखोगे 3/4x माइनस 12/4। सो व्हाट इज़ y? दैट इज़ 3/4x माइनस 3। सो व्हाट इज़ द स्लोप? सो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपका स्लोप जो होगा वो होगा 3/4।
slope is 3/4. So let's come to the next point. ये आपको पता चल गया स्लोप फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालना। अब आपको बताएंगे कि स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन कैसे निकाला। देखिए बहुत सिंपल है। स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन का मतलब होता है कि इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn to that curve at that point. Which point? Where slope is desired, जहाँ स्लोप चाहिए, ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला बताइए? इससे ये पता चला कि भाई स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, कर्व लाइन का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है। स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन इज नॉट कांस्टेंट लाइक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की तरह कर्व्ड लाइन का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स गो विद द एग्जांपल। एक दिन में नहीं होगा सारा कैलकुलस और एप्लीकेशन, इट विल टेक टाइम। और आपको ये सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं जो आपको टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, राइट, एंड यू शुड शेयर इट। आपको इसको शेयर करना चाहिए जो बाकी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कि पकड़ मजबूत हो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पे। मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा तो ही फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग होगा। कमिंग टू द पॉइंट, ये मान लीजिए कोई कर्व है, ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ये भी कोई कर्व है, एक कनकेव बनाया है, कन्वेक्स बनाया है। अब इस पे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, आपको पॉइंट्स बना के देते हैं ए बी सी, और उसी तरह यहाँ भी पॉइंट बनाते हैं ए बी सी। तो इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है स्ट्रेट लाइन की तरह, ठीक है। तो आपको जिस पॉइंट पे चाहिए स्लोप, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना पड़ेगा। कैसे टेंजेंट खींचना पड़ेगा देखिए, बताता हूँ कैसे खींचना पड़ेगा। जैसे अब अगर आपको ए पे स्लोप निकालना है तो आप ए पे टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, समझ रहे हैं बात को? कोई नहीं, लग जाएगा इससे। ए पे टेंजेंट खींच दिया, ठीक। अब ये ए पे जो खींचा गया टेंजेंट है, उसी तरह से देखिए बी पे टेंजेंट खींच दिया, उसी तरह से देखिए सी पे टेंजेंट खींच दिया, इधर भी टेंजेंट खींच दिया, है ना, इधर भी खींच दिया, इधर भी खींच दिया। ओके, नाउ लेट्स से कि ये बना रहा है, मान लीजिए एंगल अल्फ़ा, ये बना रहा है यहाँ से बीटा। नोटिस कीजिएगा ठीक से, रुक जाइए, कलर चेंज करने दीजिए, ये दिखेगा नहीं आपको। ये अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, तीसरे वाले का तो एंगल आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। और उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कि इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है और इसका एंगल बीटा बन रहा है। तो अभी अभी जो हमने स्लोप के बारे में मालूमात जो हमें दी गई है, जो जानकारी, उसके मुताबिक बताइए ए पॉइंट पे आपका स्लोप कितना होगा। तो ए पॉइंट पे आपका स्लोप जो होगा वो होगा -tan अल्फ़ा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है ना, अभी बताया था।
कि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है तो आप उसका एंगल ले लीजिए tan अल्फा, लेकिन माइनस लगाइएगा। पॉजिटिव से अगर ऑब्ट्यूस बना रहा है तो ठीक है। सी पे देखिए आपका tan बीटा हो जाएगा, और बी पे देखिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आपका जो स्लोप है एट बी इज इक्वल टू 0। तो जैसे मान लीजिए कि वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ आपका -4 आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपका +4 आ गया। सो इन केस ऑफ कंकेव ग्राफ क्या होता है बताइए? कंकेव ग्राफ में स्लोप आपका इंक्रीज करता जाएगा। देखना -4 से 0 से फिर 4, है ना। सो कंकेव ग्राफ का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, स्लोप इंक्रीज करेगा, ठीक। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स ग्राफ? तो आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ए पॉइंट पे आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव tan अल्फा है, बी पॉइंट पे आपका स्लोप 0 है, और सी पॉइंट पे आपका स्लोप यहाँ फिर से -tan बीटा है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कन्वेक्स ग्राफ जो है उसका क्या मतलब हुआ। साफ दिख रहा है कि पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। सो कन्वेक्स ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तो हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में, अभी तुम स्लोप ही समझ रहे हैं, अभी तो डिफरेंशिएशन के डी पर भी नहीं गए हम लोग। लेकिन अगर सोचिए कि ये ग्राफ होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेल पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ होता, एक्सटी ग्राफ होता, ठीक है। और आपसे पूछा जाता वेलोसिटी, अगर आपको थोड़ा ज्ञान हो पहले से, तो उसमें वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है। तो वेलोसिटी जो है विथ साइन अगर बात करें तो इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। इन दैट केस इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये डिपेंड करता है कि वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है। समझ रहे हैं बात को? अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो स्लोप किसका इन्फॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा कंकेव ग्राफ है तो, और कन्वेक्स है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। तो ये देखिए आज मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, ठीक है, कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, है ना। तो आज देखिए हम लोग स्लोप तक ही रखते हैं। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता है, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डी वाई बाई डी एक्स। व्हाट डू मीन बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? ओके, टेल मी व्हाट अबाउट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? तो देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टर्म्स तभी डिफाइन होगा व्हेन वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तभी इसका सेंस बनता है कुछ, है ना। वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स? इसका मतलब हुआ वाई डिपेंड ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई एक्स पे निर्भर करता है। एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा। लाइक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है ना। वाई इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। देन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो व्हाट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स? सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज चेंज इन वाई। अब अगर कोई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालने बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली आपको दो पोजीशन के बीच में बोल रहा है। सो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब चेंज इन वाई with respect to x between a and b,
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन ए एंड बी. एंड व्हाट इज द सिंपल मीनिंग? द सिंपल मीनिंग इज वाई बी पॉइंट पे जितना होगा माइनस वाई ए पॉइंट पे जितना होगा डिवाइडेड बाई एक्स बी पॉइंट पे जितना होगा माइनस एक्स ए पॉइंट पे जितना होगा. ये है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का मतलब. इसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं. So why do we need to find these changes? Because physics is full of physical quantities in which we find change of one variable with respect to another. फिजिक्स में ऐसे बहुत जगहों पे होता है जहाँ पे आप एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रूप में दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे आप वेलोसिटी कैसे लिखते हैं बताइए? चेंज इन पोजीशन divided by change in time. Delta x by delta t is the velocity, or the better word will be average velocity. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स निकालना फिजिक्स में बहुत जगहों पे ज़रूरी होता है. इससे फिजिकल क्वांटिटी का पता चलता है. ठीक है, तो इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ग्राफिकली क्या कह सकते हैं? अगर ग्राफ में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आपको निकालने दिया गया 2 पॉइंट ए और बी के बीच में, तो मतलब आपको क्या निकालना है? जैसे इसी ग्राफ को पकड़ लीजिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, सेकंड वाले पे ही आ जाइए. सो व्हाट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बिटवीन ए एंड बी? तो आप कह रहे हैं वाई बी माइनस वाई ए बाई एक्स बी माइनस एक्स है, लेकिन ये है क्या? ये तो स्लोप है बी और ए को मिलाने वाले लाइन के. नहीं, आप सोचिए, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ए और बी को, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया लाइन, मैं इसको सीधा कर दूंगा, कोई बात नहीं. ये गुजरा ए से और ये बी से तो गुजर ही रहा है. ये देखिए, ए और बी से गुजरने वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं तो ए और बी तो उस पर पॉइंट हुए ना जी. देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? टेल मी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी लाइन? स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज नथिंग बट वाई बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए, जो आपको मैंने 2 पॉइंट फॉर्मूला दिया था स्लोप का. तो इसका मतलब चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स? इट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड. स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड का स्लोप. ठीक है, तो देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कनेक्ट हो गया ना स्लोप से, है ना. तो अगर सोचिए कि ये ग्राफ होता किसके बीच में? पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में, और आपसे पूछा जाता है ए और बी के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या रिजल्ट बताया था मैंने आपको? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. मतलब आप स्लोप निकालते, यानी आप बी पे एक्स की वैल्यू निकालते, ए पे एक्स की वैल्यू निकालते, दोनों को माइनस करते और फिर टाइम की वैल्यू निकाल के वो भी माइनस करते. तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स फिजिक्स के लिए. बहुत जगहों पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम लोग करते हैं फिजिक्स में. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, सो इज इट क्लियर व्हाट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाई स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन? ठीक है, अब इसके आगे हम आगे जाएंगे और अगली क्लास में हम अपना डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे कि भाई कैलकुलस क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, और फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे अप्लाई करते हैं. तो ये थोड़ा रिलैक्सिंग होगा लेक्चर, बिकॉज वी हैव टू बेनिफिट 11th क्लास स्टूडेंट्स एज वेल एज 12th एंड एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स एंड जेई एस्पिरेंट्स. सबके लिए ज़रूरी है. 11th वाले बच्चे थोड़ा चाहेंगे कि स्लो जाएं हम, तो इसीलिए हम इसको धीरे धीरे उनके हिसाब से लेके चलेंगे. ठीक है, तो हैव पेशेंस. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक द चैनल, support us. If you are supporting it, you will get the good content free of cost. So you need to support the channel, you need to view it, right? You need to like the video. Thank you so much.